शेख हसीना के ढाका छोड़ भागने के बाद बांग्लादेश में तख्ता पलट का एक दौर पूरा हो चुका है। इस दौर को उदारवादी लोग कट्टरपंथियों के शासन के रूप में देख रहे हैं, लेकिन इसके पीछे की रणनीति असल में चीन और पाकिस्तान की बनाई है। आप सबको याद होगा कि शेख हसीना ने हाल ही 10 जुलाई को चीन की यात्रा बीच में छोड़कर ये संकेत देने की कोशिश की कि तीस्ता जल परियोजना, जिस पर भारत और बांग्लादेश के बीच एक अनाम समझौता हो चुका है, कि तीस्ता जल विद्युत परियोजना को भारत की साझेदारी में पूरा किया जाए। लेकिन चीन बांग्लादेश पर यह दबाव डाल रहा था कि तीस्ता जल विद्युत परियोजना बांग्लादेश चीन को दे। बदले में चीन दोनों हाथों से खुली मदद बांग्लादेश को देगा। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं, शेख हसीना उन मुजीबुर रहमान की बेटी हैं जिन्हें भारत ने 1971 में न सिर्फ मदद दी, बल्कि पाकिस्तान के दो टुकड़े करके बांग्लादेश बनाने में अहम भूमिका निभाई। तब से ही बांग्लादेश के कट्टरपंथियों के लिए मुजीबुर रहमान का परिवार, जिन्हें बाद में एक मिलिट्री विद्रोह के दौर में मार दिया गया, और शेख हसीना और उनकी बहन ने भारत में इंदिरा गांधी के जमाने में शरण ली थी। क्योंकि बांग्लादेश आर्थिक उन्नति के रास्ते पर भारत से भी ज्यादा तेज गति से दौड़ रहा था, और उन्नति का ये मार्ग न तो बांग्लादेश के मुल्लाओं को पसंद आ रहा था, न कट्टरपंथियों को पसंद आ रहा था, और न ही चीन इससे खुश था। पाकिस्तान के तो कहने ही क्या, जब भी बांग्लादेश की बात आती है तो पाकिस्तान के वो घाव हरे हो जाते हैं जो 1971 में तब के फील्ड मार्शल जनरल मानेक शाह ने पाकिस्तान को दिए थे। तत्कालीन जनरल मानेक शाह का ये डायलॉग मिलिट्री क्षेत्र में आज भी बड़े गर्व से दिया जाता है। जनरल मानेकशॉ ने तब ये बयान दिया था कि 1947 में विभाजन के वक्त उनकी सबसे प्यारी मोटरसाइकिल यानी बुलेट मोटरसाइकिल को उन्होंने तब के 1971 में पाकिस्तान के हुक्मरान, मिलिट्री हुक्मरान जनरल अयूब खान के टाइम पर दी थी। जनरल अयूब खान ने उस मोटरसाइकिल का पैसा उनको नहीं लौटाया, तो जनरल मानेक शाह ने टिप्पणी की थी कि अयूब खान ने मोटरसाइकिल के पैसों के बदले पाकिस्तान का एक हिस्सा देकर अपना कर्ज चुकाया है। तब से ही पाकिस्तान के लिए बांग्लादेश आंख में किरकिरी की तरह। हालांकि वो मुस्लिम बाहुल्य देश है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान के कट्टरपंथी सुन्नी बांग्लादेश के बंगाली मुसलमानों से खासे नाराज है, और तब से ही वह लगातार ये षड्यंत्र रचता रहा है कि बांग्लादेश उसकी तरह से असफल हो जाए, या फिर उसकी आर्थिक हालत ऐसी हो जाए कि वो भी उसकी तरह कटोरा हाथ में लेकर दुनिया के सभी देशों में चक्कर। अब चूंकि पाकिस्तान को पिछले 2.5 दशक से चीन का पूरा समर्थन मिल रहा है, और चीन जो ये जानता है कि एशिया में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो उसकी दादागिरी पर न सिर्फ अंकुश लगा सकता है, बल्कि उसके उन पैने दांतों को तोड़ भी सकता है, जिनको दिखाकर वह दुनिया के उन 13 देशों को आंखें दिखाता रहता है जिनकी सीमाएं
चीन से लगती है। चीन को अभी तक सबक सिर्फ तत्कालीन सोवियत संघ ने सिखाया था, जिन्होंने 60 के दशक में सीमाओं पर हुए युद्ध में चीन को न सिर्फ झुकने के लिए बाध्य कर दिया, बल्कि अपमानजनक समझौते भी उसके उससे अपमानजनक समझौतों पर भी उससे दस्तखत। चीन क्योंकि ये जानता है कि भारत एक ऐसी शक्ति के रूप में उभर रहा है जो उसकी बेलगाम हरकतों पर लगाम डालने में सक्षम है। और बांग्लादेश बंगाल की खाड़ी में एकमात्र ऐसा देश था जो न सिर्फ भारत के पक्ष में था, बल्कि भारत और बांग्लादेश के जो रिश्ते मुजीबुर रहमान के टाइम बने थे, वो रिश्ते उनकी बेटी शेख हसीना लगातार निभा रही। 10 जुलाई को शेख हसीना ने चीन की अपनी यात्रा ये कहकर अधूरी छोड़ दी कि मेरे देश में हिंसक प्रदर्शन होंगे। तब छात्रों का आंदोलन काफी चरम पर था, लेकिन दुनिया के कूटनीतिज्ञों ने इसका जो निहितार्थ निकाला वो ये कि तीस्ता जल परियोजना के साथ साथ बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना ने उन समझौतों पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया, जिन पर दस्तखत करने के बाद बांग्लादेश भी श्रीलंका समेत अन्य उन देशों की तरह कर्ज के जाल में फंस सकता था जिसमें दुनिया के वो सभी देश आज जिससे पीड़ित हैं। चीन से कर्ज लेने वाला दुनिया का कोई भी देश अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक नहीं रख सका और एक डेढ़ दशक में उसकी अर्थव्यवस्था न सिर्फ दम तोड़ देती है, बल्कि पब्लिक यानी जनता सड़कों पर आ जाती है और हुक्मरानों से सत्ता छीन लेती है। चीन श्रीलंका जैसे ही हालात बांग्लादेश में भी चाहता था और इसके लिए उसने अपने पिट्ठू पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का इस्तेमाल किया। हालांकि चीनी खुफिया एजेंसी एमएसएस भी बंगाल की खाड़ी समेत पूरे हिंद महासागर के तटीय इलाकों में सक्रिय है और उन तटीय देशों में वो उलटफेर की कोशिश करती है। लेकिन बांग्लादेश चूंकि मजबूत होकर उभर रहा है, आर्थिक रूप से मजबूत देश के रूप में उसकी तस्वीर दुनिया देखती है, इसलिए उसने भारत के भरोसे चीन की कुचालों पर अपना समर्थन देने को तैयार नहीं था। बांग्लादेश के इस इनकार की वजह से चीन पिछले कई साल से शेख हसीना की बाह मरोड़ने की कोशिश कर रहा है और इसमें उसके पिट्ठू पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई कट्टरपंथी जमाते इस्लामी के कट्टरपंथी तत्वों की मदद से बांग्लादेश को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है। भारतीय खुफिया सूत्रों के साथ साथ अमेरिकन खुफिया एजेंसियों ने भी तख्ता पलट में चीन का हाथ होने से इनकार नहीं किया। एक दिन पहले सर्वदलीय बैठक में भारत के विदेश मंत्री भी ये कह चुके हैं कि दुनिया के अन्य देशों का हाथ होने से इनकार नहीं किया जा सकता। बांग्लादेश का संकट कोई ताजा संकट नहीं है, हाल ही ये प्रदर्शन शुरू हुए थे और होते होते वो शेख हसीना के इस्तीफे पर आ गए, जबकि आंदोलन सिर्फ 1971 के स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों के लिए आरक्षण वापस लेने पर और बांग्लादेशी सुप्रीम कोर्ट लगभग से वापस ले चुका है। लेकिन कट्टरपंथियों की मदद से चल रहा छात्र आंदोलन इस बात पर अड़ गया कि शेख हसीना को इस्तीफा दे। यद्यपि बांग्लादेशी आर्मी चीफ शेख हसीना की बहन के दामाद है, इसके बावजूद वो कट्टरपंथियों के समर्थक माने जाते हैं। यद्यपि ये एक अच्छी बात है कि उन्होंने शेख हसीना को जिंदा बांग्लादेश से बाहर जाने दिया, अन्यथा मुस्लिम देशों में जब भी तख्ता पलट होते हैं तो मौजूदा हुक्मरानों के सिर कलम कर दिए।
बांग्लादेश आर्मी चीफ ने शेख हसीना के देश छोड़ने के साथ ही आर्मी से उन भारत समर्थक जनरलों को निकाल बाहर किया जो भारत के साथ दुश्मनी को बांग्लादेश के हितों पर उठा रखा। इस बीच आर्मी चीफ ने राष्ट्रपति के जरिए उन खालिदा जिया को की नजरबंदी समाप्त करवा दी जो उन कट्टरपंथी जनरल जिया की बेगम है जिन्होंने शेख मुजीबुर रहमान की हत्या के बाद बांग्लादेश की सत्ता जनरल इरशाद से हथिया ली। मिलिट्री और कट्टरपंथी तत्वों को आईएसआई और चीनी खुफिया एजेंसी एमएसएस का साथ जैसे ही मिला वैसे ही बांग्लादेश के हालात बेहद विस्फोटक हो और अंततः शेख हसीना को देश छोड़। शेख हसीना के देश छोड़ने के साथ ही बांग्लादेश पर कट्टरपंथियों का शासन हुआ। और आप जैसा देख रहे हैं, खबरें आ रही हैं कि बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, बांग्लादेश में हिंदुओं के घरों पर हमले हो रहे हैं और एक जमाने में 18% से ज्यादा हिंदू आबादी वाला बांग्लादेश अब लगभग आधी हिंदू आबादी पर आश्रित रह गया और उसमें भी जो सक्षम लोग हैं वो अब फिर से पलायन करना चाहते। हालांकि अमेरिका का भी इसमें रोल देखा जा रहा है क्योंकि अमेरिका बांग्लादेश और भारत की बढ़ती कूटनीतिक नजदीकियों से बेहद परेशान। अमेरिका एक ऐसा देश है जो अपने मित्रों के संबंधों को भी टेढ़ी नजर से देखता। अमेरिका के लिए अपने हितों के अलावा दुनिया में कोई चीज प्यारी नहीं है, यहां तक कि उसने अपने मानस पुत्र इजराइल तक को इस बीच में कई बार है। हालांकि वो उसकी रक्षा के लिए अपने पोत और विमान और दुनिया के तमाम बड़े बड़े बढ़िया हथियार उसकी सुरक्षा के लिए तैनात कर चुका है, अपने कई जनरल उसने वहां भेज दिए हैं। लेकिन इसराइल को छोड़ दें तो अमेरिका पूरी दुनिया में किसी का दोस्त नहीं और भारत के बढ़ते रसूख से वह आंतरिक तौर पर चिंतित, क्योंकि हिंद महासागर में भारतीय नौसेना की बढ़ती ताकत एक दिन अमेरिकन बेड़ों को भी नियंत्रित करने की स्थिति में आ सकता है और अमेरिका पूरे दुनिया के समुद्रों पर अपना हक समझते हुए दुनिया का कोतवाल बनने की पिछले 70 साल से कोशिश में जुटा हुआ है और कई देशों पर उसने ऐसे हमले किए हैं, ऐसे हमले करवाए हैं, यहाँ तक कि अफगानी तालिबान भी अमेरिकी पैदाइश माने जाते हैं। तो अमेरिका, पाकिस्तान और चीन, इन तीनों के त्रिकोण ने बांग्लादेशी प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को गद्दी से न सिर्फ उतार फेंका बल्कि अब उस गद्दी पर वह उन कट्टरपंथी खालिदा जिया या उनके बेटे रहमान को आसीन करने की जुगत लगा रहे हैं जो दुनिया के कट्टरपंथी नेताओं की अगर लिस्ट बनाई जाए, सूची बनाई जाए तो उसकी टॉप 10 सूची में बेहद कम्युनल और बेहद सांप्रदायिक, हर तरीके से दुनिया के अन्य समुदायों, धर्मों और समाजों के खिलाफ रहने वाले जमाते इस्लामी के कट्टरपंथी भी खालिदा जिया को ही या उनके बेटे को ही देश का हुक्मरान देखना चाहते। भारत के लिए बेहद चिंताजनक स्थिति है। हालांकि उसने शेख हसीना को राजनीतिक शरण की न सिर्फ पेशकश की बल्कि उनके लंदन तक जाने का रास्ता भी साफ रखा है। हालांकि लंदन ने अभी तक उनकी राजनीतिक शरण की अर्जी पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, जिससे कि शेख हसीना अभी भी भारत में मौजूद है। इस पूरे घटनाक्रम का एक और नकारात्मक पहलू है और वो पहलू है भारत की सुरक्षा को खतरा। भारत और बांग्लादेश के बीच
सीमाओं का विभाजन कुछ इस तरह हुआ है कि वहां बाढ़ तक नहीं लगाई जा सकती। जैसी बाढ़ हमने पाकिस्तानी सीमा पर लगा रखी है भारत में, वो बाढ़ भी नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि कहीं पानी है, कहीं गड्ढे हैं, कहीं गहरी खाइयां हैं, कहीं ऊंचे पहाड़ हैं। तो बाढ़ लगाने में बड़ी दिक्कत है। और भारत के खुफिया सूत्र इस बात से कतई इनकार नहीं कर रहे हैं कि अब भारत में बांग्लादेश की ओर से इन्फिल्ट्रेशन बढ़ सकता है, जो पश्चिम बंगाल के साथ साथ उत्तर पूर्वी राज्यों में डिस्टरबेंस पैदा करने के लिए पर्याप्त। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, हिंदी हेडलाइन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।